नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरएस मेंस आंसर राइटिंग जो हमारी सीरीज़ है उसमें आज एक और वीडियो लेके प्रस्तुत हुए हम। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये मॉडर्न जो हिस्ट्री से है और आधुनिक भारत का जो पोर्शन है उसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि जो हमारा प्राचीन भारत है वहाँ से और मध्यकाल से भी हमारे जो सांस्कृतिक इतिहास के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आधुनिक भारत में से जहाँ राजनीतिक जो इतिहास है वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि यह गांधी जी के प्रखर आंदोलनों का ही प्रभाव था कि ब्रिटिश सर्वोच्चता को उनके सम्मुख मेज पर आना पड़ा। व्याख्या कीजिए। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और 100 शब्दों में हमें इसको जो व्याख्या करनी है। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि किस प्रकार जो ब्रिटिश शासन को अंततः झुकना पड़ा गांधी जी के सामने और जो है भारत छोड़ना पड़ा उनको और भारत को आज़ादी या जो ये कह सकते हैं कि भारत को आज़ादी उनको देनी ही पड़ी। हालांकि भारत वालों ने आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आंदोलन जो भारत छोड़ो आंदोलन किया या जो हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था उसकी वजह से जो आज़ादी मिली, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार भी अब झुक गई थी कि जो दो राज्यों में यदि राज्यों में बांटा जाए। तो अब देखते हैं, हमने इस क्वेश्चन की कुछ शुरुआत इस प्रकार की है कि दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभिक आंदोलनों की सफलता की बदौलत गांधी जी ने भारत में सत्य एवं अहिंसा को प्रमुख हथियार के रूप में अपनाकर जन आंदोलन से अंग्रेजों का लोहा मनवाया। तो हम ये कहते हैं कि जो 2 लाइनों में हमने ऊपर ये बता दिया, गांधी जी ने प्रारंभ में जो है जो कह सकते हैं आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की, तो दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ उनके सफल रहे हैं आंदोलन। उसके बदौलत ये उन्होंने जो सत्य और अहिंसा जो मेन जो इनके हथियार है जो कह सकते हैं वेपन्स यही थे। तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इन दोनों का यूज़ करते हुए इन्होंने जो है अपने आंदोलन में गति दी और एक तरीके से जो दबाव बने अंग्रेजों पे या जनमानस को अपने आप में या शामिल किया। तो कहीं ना कहीं गांधी जी के सत्य और अहिंसा 2 मेन हथियार थे, उसकी वजह से ही वो इतना बड़ा जन आंदोलन जो है खड़ा कर पाए और इतना बड़ा जनमानस या समुदाय को शामिल कर पाए। अब यहाँ ऊपर हमने भूमिका में 2 लाइनें लिख दी और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा कि चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद के आंदोलनों ने जनमानस में गांधी जी की छवि राष्ट्रीय नेता के रूप में निर्मित कर दी। तो ये जो गांधी जी के प्रारंभ में चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद ये जो आंदोलन थे ये मतलब क्रमवार आंदोलन हुए जिससे जनमानस में कहीं न कहीं गांधी जी के राष्ट्रीय नेता के रूप में छवि निर्मित हुई और साथ ही गांधी जी लोगों का दिल जीत पाए और सबको यानी कहते हैं कि जनमानस को जो राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करने में पाए। इसमें जैसे मध्यम वर्ग हैं, उच्च वर्ग हैं, ये भी कह सकते हैं हम, और कहते हैं ना कि सब जातियों के जो उसमें शायद निम्न वर्ग के भी थे या और कोई भी जो आंदोलन थे, दलित थे, सामान्य किसान, कृषक वो थे, सबको शामिल किया, बच्चे, विद्यार्थी, महिलाएं, सबको शामिल करने में इन्होंने जो एक बहुत बड़ा गांधी जी का ये बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथ ही आगे हमने लिखा कि वही आम जन के राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़कर भाग लेने लगे, मतलब पूरी जनता इन्हीं गांधी जी के जो हैं हथियारों से या कह सकते हैं कि इन्हीं विचारों से और यही गांधी जी की जो योजनाएं थी इनके माध्यम से लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेने लगे। अब यहाँ से कुछ घटनाएं हुई जैसे नमक कर, बढ़ती हुई लगान दर, नील की खेती का विरोध, ब्लैक बोनस के खिलाफ मिल मजदूरों व पूंजीपतियों का हड़ताली रवैया, आखिरकार ब्रिटिश सरकार को जो है कदम कदम पर झुकाने के लिए ब्रिटिश सरकार को कदम कर झुकाने के लिए मजबूर करता गया, जिससे ब्रिटिश सरकार की राजस्व व सैन्य सहायता आदि से भी कमर टूटती गई। अब राजस्व कम आने लगा क्योंकि जो किसान थे या जो मिल मजदूर थे ये आंदोलन करने लगे और ये भी अपना हक मानने लगे और जो बंटवारा किया गया था राजस्व का उसको भी जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई कानूनी रूप से उसको जो या फिर नैतिक उसका पक्ष होना चाहिए उस हिसाब से भी है, तो वो हो गया। बाकी सैन्य सहायता, अब कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश सेना में शामिल भारतीय थे वो भी कहीं न कहीं मतलब राष्ट्र उन्होंने भी राष्ट्रभक्ति या राष्ट्रवाद की जो भावना जागृत हुई, देश प्रेम की, तो वो भी कहीं न कहीं अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े होने लगे। तो ये हमने लिख दिया कि ये जो घटनाएँ हुई इसमें गांधी जी ने आंदोलन ये हुए, उसके जो है साथ-साथ ये घटनाएँ भी हुई उसके परिणाम स्वरूप, और साथ ही आगे किस प्रकार है जो गांधी जी ये मेज़ फैलाने के लिए, झुकाने के लिए मजबूर किया। तो होम रूल, रॉलेट एक्ट, दिल्ली समझौता वो 1919 के अधिनियम ने भी क्रांतिकारियों के असंतोष को बढ़ा दिया, जिसकी परिणति खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन के रूप में हुई। तो जो ये जो एक्ट है, जो होम रूल है, जो कहते हैं नो अपील नो वकील वाले जो कानून आए हैं, दिल्ली समझौता हुआ, तो ये कहीं न कहीं जो है क्रांतिकारियों का असंतोष बढ़ाया और जिसकी परिणति हुई खिलाफत और असहयोग आंदोलन के रूप में हम देख सकते हैं। और ये इनमें गांधी जी के जो प्रमुख आंदोलन थे ये। फिर आगे लिखा कि न प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग और न ही सरकारी स्कूल कॉलेज सैन्य सहयोग, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। प्रथम विश्व युद्ध में भी सहयोग नहीं मिला, तो ये हो गया। दूसरी बात है कि सैन्य स्कूल कॉलेज, तब कहा हुआ कि सरकार का विरोध किया जाए, ब्रिटिश सरकार का विरोध, मतलब ब्रिटिश जो कॉलेज है उसका विरोध करो, जो भी ब्रिटिश ऑफिस, ब्रिटिश सरकार से संबंधित जो भी कार्यालय उन सब का विरोध करो। तो गांधी जी ने यही कहा था और यही जो जनता ने किया, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ने लगा और भारतीयों
को शासन में भागीदारी मिलने लगी। कहीं न कहीं उनको भी लगा कि भारतीयों को बिना शासन में भागीदारी ये दिए या हम शासन यहाँ नहीं कर सकते, अब शासन बहुत मुश्किल हो रहा था। तो वो भी कहीं न कहीं जो काउंसिल परिषद थी उसमें भी एक तरीके से भारतीयों को शामिल करने लगे और उत्तरदायी शासन की ओर कदम बढ़ने लगे। कहीं न कहीं मतलब पूरी तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन शुरुआत जहाँ से हो गई भारतीयों को भी है जो प्रशासन में शामिल करने लगा या लगे अंग्रेज़, या फिर जो सेना में शामिल करना, या फिर जो भी कार्य थे उनमें मतलब यानी कि जो काउंसिल परिषद हुआ करती थी, विभिन्न जो मतलब अधिनियम आते थे उनमें, तो उनमें भी भारतीयों को शामिल करने लगे अंग्रेज़, और सैन्य हो गया। और इस दौरान हुई घटनाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में जोश फूंका। वहीं ब्रिटिश सरकार चारों ओर से घिरने लगी। फिर सविनय हो गया, आंदोलन हो गया। फिर उसके बाद में क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह, इनका जो है वो शुरू हो गया एक तरीके से योगदान जो राष्ट्रीय आंदोलन में, तो ये भी होगी। तो सरकार चारों ओर से घेरने लगी ब्रिटिश सरकार। अंततः भारत छोड़ो आंदोलन ने माउंटबेटन की सत्ता स्थान की घोषणा का रूप लिया। हालांकि इसमें प्रक्रिया में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन अंततः अंग्रेजों को ये करना पड़ा, माउंटबेटन योजना या घोषणा करनी पड़ी कि अब मुश्किल है भारत में शासन करना। और भारत का है जो आप दो अधिराज्य में विभाजन किया जाए 1935 के अधिनियम के तहत, लेकिन भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया, लेकिन जो है शासन वो पॉसिबल नहीं था अब अंग्रेजों का भारत पे। इस प्रकार तो अंत में हमने ये लिखा कि इस प्रकार ब्रिटिश सरकार की विभिन्न शोषणीय व दमनकारी नीतियों का जवाब गांधी जी ने प्रमुख आंदोलनों से देकर ब्रिटिश सरकार को भारत की आज़ादी की घोषणा करने के लिए मजबूर किया गया। तो यही एक तरीके से गांधी जी के जो रणनीतियाँ थी या आंदोलनों का स्वरूप था, या जो भी उनके कार्य थे, जिस प्रकार से वो ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस को अपने आंदोलनों में शामिल कर सके और ब्रिटिश सरकार को अंत झुका दिया या मेज़ पे लाई दिया गया, अब जो है आप बंटवारा कीजिए और भारत छोड़ो। और अंत में कह सकते हैं कि जो सत्य और अहिंसा का पुजारी गांधी, मतलब दो भारत छोड़ो आंदोलन में कहीं न कहीं हिंसात्मक हो गया, तो कहीं न कहीं होना भी पड़ा था, परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी थी। और फिर विभाजन की बात आए तो पंडित नेहरू या फिर हम कह सकते हैं कि सरदार पटेल स्वयं ने कहा था कि जो है विभाजन होना चाहिए। वो भले अखंड भारत के लिए एकीकरण किया की घटनाएं हो, या उन्होंने जो योगदान था वो तो मतलब कम है ही नहीं, उनके योगदान को हम कम नहीं आंक सकते। फिर भी उन्होंने अंत में ये कहा था कि हाँ विभाजन हो, लेकिन वो तो भी होने दो, लेकिन जो है अब लोगों की लाशें नहीं, मतलब इन्हीं मौतें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सांप्रदायिक दंगे हुए, उनसे कहीं ज़्यादा दो राज्यों का निर्माण होना सही था। तो ये भी उनको लगता था और जो होके भी हुआ। कहा जाता है कि इतिहास में कई बार जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, जो खास करके एसटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं, इतिहास से रिलेटेड होते हैं या देशभक्ति से वो ज़्यादा किसी को लगाव रहता है, तो उसको अगर अगर मतलब अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप बताइए कि इतिहास में ऐसी क्या या कौन सी घटना थी जिस जो नहीं होती तो अच्छा होता। हालांकि इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती। अब लोग कहते हैं कि अगर राणा सांगा जो है इब्राहिम लोदी को नहीं छोड़ते तो शायद यहाँ मुगल आते ही नहीं, या कह सकते हैं कि जो मुस्लिम शासक वहाँ नहीं आते। ये भी हो सकता है कि जब राणा सांगा ने मैंने कि उनको अगर नहीं छोड़ा होता और यहीं ख़त्म कर दिया होता तो वापस भारत में यह नहीं होता, यानी कि मुस्लिम नहीं आते। तो ये अलग अलग धारणा है। कोई कहता है कि विभाजन नहीं होता, तो ये इतिहास की कुछ घटनाएं हैं। अब देखो जो इतिहास में हुआ वो तो हो गया है, उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन कहा जाता है कि ये नहीं होता तो शायद इतिहास कुछ और होता। और ये भी कहा जाता है कि संगा और पृथ्वीराज के बीच में अगर उदय सिंह नहीं होते तो भी मेवाड़ या राजस्थान का या भारत का इतिहास कुछ और होता। तो हम ये कह सकते हैं इतिहास कंतु कहते हैं किंतु परंतु इन चीज़ों में नहीं चलता है, तथ्यों और जो आंकड़ों से या फिर जो भी घटनाएं उनसे चलता है। तो ये तो बस ठीक है कि इंटरव्यू के हिसाब से अगर ऐसा पूछा जाए तो भी हमारे पास एक अच्छा जवाब हो सकता है। साथ ही आज हमने देखा जो, तो हम कह सकते हैं कि हमने जो हमारे आधुनिक भारत या मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्वेश्चन लिया, इसमें हमने जो है मेंस के हिसाब से भले ही प्रैक्टिस की हो या ये समझा हो क्वेश्चन को, लेकिन प्रीलिम्स के हिसाब से काफ़ी कुछ फैक्ट हैं। जैसे चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद पूछा जाए कि इनमें से पहला आंदोलन कौन सा, या जो क्रम से लगाइए, तो भी हम इस प्रकार से लगा सकते हैं। या और भी काफ़ी फैक्ट हैं जो यहाँ से गांधी जी के प्रथम आंदोलन या दक्षिण अफ्रीका में सफल हुए, तो ये भी कह सकते हैं हम। तो काफ़ी सारे फैक्ट हैं, वो प्रीलिम्स के हिसाब से भी हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए हम ये कह सकते हैं कि 5 नंबर पे, तो भी हमारे या 50 शब्दों में भी काफ़ी जो है फैक्ट हमें याद हो जाएंगे। तो हमारे जो 100 शब्दों में या 10 नंबर का क्वेश्चन लाने का ये उद्देश्य होता है कि हम 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन है जो आसानी से कर सकें। मतलब यानी कि 2 नंबर और 5 नंबर वाला क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन करेंगे तो ये तो काम, इसके लिए मटेरियल अपने आप तैयार हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं जो ज़्यादा शब्दों को कम शब्दों में हमें कन्वर्ट करने की कला हमें आनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आज के इस क्वेश्चन से ज़रूर आपने कुछ सीखा होगा, और अब आप भी बता दिए इसमें और क्या शामिल किया जाए जिससे हम भी कुछ सीख सकें, और आपके कमेंट से तो वो भी आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।